हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी रैप्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, इस अध्याय में जानेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। जैसा कि इसमें बताया गया है कि स्थल रूप किसे कहते हैं, तो स्थल रूप पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के ऊंचे भाग, कुछ भाग नीचे हैं तथा कुछ समतल हैं। इसी को स्थल रूप कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं कि कुछ भाग ऊंचा है, कुछ भाग नीचे है, कुछ समतल हैं। देखिए, पर्वत है, पठार है, पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ी है, घाटी है, मैदान है, सहायक नदी है, झील है, नदी है, डेल्टा है, नदी मुहाना है, वितरिका है, स्थल संधि है, तट है, पारेद्वीप है, जल संधि द्वीप है। ये सभी जो है इसी को स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे क्या बताया गया है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम प्रक्रिया है आंतरिक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी है बाह्य प्रक्रिया। तो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि अपर्दन किसे कहा जाता है। तो जब पृथ्वी टूटकर एक दूसरे में घिस जाती है तो उसे अपर्दन कहा जाता है। और जब इसी के कारण सतह नीची हो जाती है, लेकिन निक्षेपण प्रक्रिया है, इसके द्वारा सतह का निर्माण किया जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, इस स्थल रूप को ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत किया गया है। देखिए आगे क्या बताया गया है। पर्वत, तो पर्वत है जो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। देखिए, यहाँ नोट करने वाली बात है कि पर्वत किसे कहेंगे। तो पर्वत है जो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। इसका शिखर छोटा होता है एवं आधार है जो चौड़ा होता है। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। यहाँ की जलवायु है जो ठंडी होती है। अब आगे पर्वत के बारे में बताया गया है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। तो हिमानी उसे कहते हैं। देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यानी कि हिम की नदी को हिमानी कहा जाता है। ये कहाँ होते हैं? तो पर्वतों पर होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। यहाँ कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिएगा, यहाँ जो कठोर जलवायु होता है, इसी कारण पर्वतीय
क्षेत्र में लोग बहुत कम निवास करना चाहते हैं। यहाँ की जो धरातल है खरी है, इसका जो ढाल है खरी है तथा यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी है। इसी कारण यहाँ लोग कम निवास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पर्वत एक रेखा में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब पर्वत को एक रेखा क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे श्रृंखला कहा जाता है, यानी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे इसे बताया गया है, हिमालय हो गया, अल्पास हो गया तथा एंडीज हो गया। ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो एशिया का हिमालय हो गया, यूरोप का अल्पास हो गया, दक्षिण अमेरिका के एंडीज हो गया। ये पर्वत श्रृंखलाएं, इनकी ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता रहती है। अब इसमें बताया गया है कि पर्वत के प्रकार, यानी पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बलित पर्वत, दूसरा फरनसोत पर्वत तथा तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो पहला बलित पर्वत के बारे में डिस्कशन किया गया है कि हिमालय तथा अल्पास बलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊवर खावर तथा शिखर शंक्वाकार है। यानी कि हिमालय अल्पास है, हिमालय पर्वत तथा अल्पास पर्वत है जो बलित पर्वत है। इनकी जो सतह है ऊवर खावर होती है तथा शिखर है इसका शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। इसमें सूची बनाने वाली बात है कि हिमालय तथा अल्पास बलित पर्वत है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वह भी बलित पर्वत का ही उदाहरण है। लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला, अपर्दन के कारण ये श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अल्पलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इसका उदाहरण उत्तरी अमेरिका का अल्पलेशियन है तथा रूस का यूराल पर्वत भी है, जो बहुत पुराने बलित पर्वत है। जैसा कि चित्र में दिखाते हैं, देखिए उभर खावर है, भूपर्पटी है, बलित पर्वत है। देखिए इस असली चित्र में देखिए उभर खावर है, शिखर शंक्वाकार है, देखिए शंक्वाकार है। तो इसी को बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, समझ गए। और हिमालय और अल्पास है बलित पर्वत का ही उदाहरण है। भारत की अरावली पर्वत है, वह भी बलित पर्वत का ही उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत है, वह भी बलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रृंखला दे देगा और कहेगा मिलाने के लिए, तो मिला दीजिएगा। आगे है फरनसोत पर्वत। तो फरनसोत पर्वत किसे कहेंगे? तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब फरनसोत पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि फरनसोत पर्वत किसे कहेंगे? तो वैसे पर्वत
जो एक दोनों सेम में हो और दोनों में से कोई नीचे हो जाए या कोई ऊपर हो जाए तो ऊपरी जो भाग रहेगा उसी को फ्रंसोत पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हाटर्स तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन कहा जाता है। जैसा कि चित्र में देखें, ऊपर जो उठा हुआ उत्खंड है, इस ऊपर जो उठा हुआ है उसे उत्खंड या हाटस कहा जाता है, और जो धंसा हुआ नीचे इसे द्रोणिका कहा जाता है, द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, या कह सकते हैं कि ग्रावेन इसे कहा जाता है, ग्रावेन। यूरोप की राइन घाटी तथा बासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यानी कि यूरोप की राइन घाटी है, उसमें बासजेस पर्वत है, इसका एक उदाहरण है। अब चलिए ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। समझ गए? ज्वालामुखी पर्वत कब बनेंगे? तो ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि ज्वालामुखी पर्वत है किसके कारण बनती है, किस प्रक्रिया के कारण बनती है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण बनता है। जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत है, वह किस पर्वत के उदाहरण के रूप है? तो बता सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब देखिए, पर्वत के महत्व को बताया गया है कि पर्वत का महत्व हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। समझ गए? यहाँ पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, आपको दे देगा कि पैराग लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग कहाँ खेला जाता है? तो दिले रहेगा पठार, मैदान, पर्वत। तो पर्वत में मारिएगा। या इसे भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वत मानव के लिए किस तरह उपयोगी है? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जैसा कि इसमें बता दिए हैं। अब आगे देखिए, पठार के बारे में बताया गया है। तो पठार है, जैसा कि पर्वत में बताए थे कि इसका जो ढाल है खड़ी होती है और जो शिखर है शंक्वाकार होती है। कंपैरिजन करके देखिए, पठार है जो उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ
100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पठार भारत में सबसे पुराना पठार है। तो दक्कन का पठार है जो भारत में सबसे पुराना पठार है। यहाँ देखिए और बताया गया है केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लीजिएगा। आगे है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। यहाँ तक नोट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी एग्जाम हो या यूपीएससी हो, एसएससी हो, जीडी हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है पठार। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। इसका महत्व के बारे में बताया गया है कि पठार हम किस तरह, इसमें बताया गया है पठार हमारे लिए किस तरह उपयोगी होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। कंपैरिजन करिए, पर्वत में था कि हिमानी होता है, नदियों का स्रोत होता है, लेकिन यहाँ जो है खनिज पाए जाते हैं। पठारी इलाका में खनिज अधिक होता है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का जो पठार है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखा रहेगा सोना, हीरा, चांदी, सोना, तांबा, सोना, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? सोना और हीरा। अब देखिए भारत में भी छोटा नागपुर का पठार है जो लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं। आगे देखिए पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। देखिएगा यहाँ हुंडरू जो जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ये किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार में है। ये भारत में है। और कर्नाटक का जो जोग जलप्रपात है ये भी पठारी इलाका में है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बस अब देखिए तीसरा भाग है मैदान। तो मैदान एक समतल भूमि होता है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपणों से मैदानों का निर्माण होता है। देखिएगा यहाँ मैदान के बारे में बताया गया है। तो मैदान तो समतल भूमि होता है, लेकिन कहीं कहीं मैदान होता है जो गड्ढे होते हैं, उभर खावर होते हैं। तो उसको नदियाँ क्या करती है, और नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ क्या करती है कि अपने साथ पत्थर जैसे पत्थर हो गया, बालू हो गया तथा सिल्ट हो गया,
उसे अपने साथ लेकर आती है और उस गड्ढे भाग में डाल देती है। इस प्रकार समतल भूमि का निर्माण हो जाता है। आगे है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण। यहाँ देखिएगा, एशिया में भारत में जो स्थित है मैदान गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, पुत्र का मैदान है। और चीन में देखिए यांगत्से नदी का मैदान है, ये प्रमुख है, नोट करिएगा। यहाँ आगे देखिए, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आगे देखिए, स्थल रूप एवं लोग। तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है क्योंकि वहाँ जलवायु कठोर होता है, उसकी जो ढाल होता है खड़ी होती है, उसका जो शिखर होता है पर्वत का वह शंक्वाकार होता है। वहाँ कृषि योग्य भूमि कम होती है। इसी कारण पर्वतीय क्षेत्र में जीवन जीना कठिन होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में सभी चीज़ की भरपूरता होती है, इसी कारण यहाँ जीवन जीना सबसे अधिक उपयोगी होता है। आगे देखिए, फसल उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें से आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। सही बात कहा गया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उपजाऊ भूमि पर भी अपना मकान बनवा लेते हैं, कहीं सड़क बन जाता है, तो इससे जो भूमि का अपरदन है अधिक हो जाता है और वहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाता है, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कूड़ा कचरा पानी में भी फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मानव के लिए हानिकारक कर सकता है। चलिए, चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर इसमें बताया गया है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से। तो अभी बताए हैं कि स्थल रूप 3 होते हैं। कौन कौन सा? तो पर्वत हो गया, पठार हो गया एवं मैदान हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। तो अभी बताए हैं कि पर्वत का जो ढाल होता है खड़ी होता है, इसका जो शिखर होता है शंक्वाकार होता है, लेकिन जो पठार का जो ढाल है वह थोड़ा समतल तरह से होता है और इसका शिखर सपाट होता है, यानी समतल की ओर रहता है, यानी कि मेज की तरह दिखता है। अगला है तीसरा, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो अभी बताएं कि पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? बलित पर्वत, फ्रंसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत।
चौथा है मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। तो मनुष्यों के लिए पर्वत बहुत ही उपयोगी है। पहला कि ये नदियों के संग्राहक है, यानी कि नदियों के संग्राहकगार है। वनस्पतियों के लिए है, वनस्पतियां यहाँ से मिलती है। यात्रा के लिए भी है, और बहुत सारे ऐसे खेल भी हैं उसके लिए भी ये उपयोगी है। आगे है मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मैदानों का निर्माण नदी एवं उसके सहायक नदियों के निक्षेपण के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। आगे है 6 प्रश्न कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक होते हैं, परिवहन के साधन आसान होते हैं, और बता सकते हैं कि उन्हें किसी तरह से समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी कारण यहाँ की जलवायु भी ठीक होती है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या सघन होती है। आगे 7वां प्रश्न बता सकते हैं कि पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है। तो अभी बताए हैं कि यहाँ जलवायु कठोर होती है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, समझ गए। परिवहन की साधन कम होती है, इसी कारण यहाँ जो जनसंख्या है बहुत कम होती है। आगे है दूसरा प्रश्न, टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न कर रहा है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता। तो अभी बताए हैं कि ढाल के आधार पर ही पर्वत और पठारों से भिन्न होता है। अगला है दूसरा प्रश्न, हिमानी कहाँ पाई जाती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। तो अभी बताए हैं कि पर्वत है जो नदियों का संग्रहगार है, तो इसका ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। अगला, दक्कन पठार कहाँ स्थित है। तो दक्कन पठार भारत में स्थित है, यानी कि छोटा नागपुर का दक्कन पठार भारत में स्थित है। आगे यांगत्से नदी कहाँ बहती है। तो ये नदी है जो चीन में है। 5वां प्रश्न, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला अल्पास, दक्षिण अमेरिका का एंडेज, हिमालय भारत का। अगला है समतल भूमि वाले खाली स्थान को भरना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। अगला दूसरा प्रश्न कहा गया है हिमालय आसपास खाली स्थान पर्वतों के उदाहरण। तो अभी बताएं बलित पर्वत के उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है खाली स्थान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो पर्वतों में नदियों की यानी कि जल की प्रचुरता होती है, लेकिन जो पठार है उसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। अगला है खाली स्थान पर्वतों का एक क्रम है। तो पर्वत श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। 5वां प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न है, खाली स्थान कहा गया है क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।